Hello, good afternoon, everyone. Welcome to TCS Academy. My name is कल्याणी उपाध्याय. I am your sociology educator. तो हमने पिछले वीडियोस में सोशियोलॉजी के बहुत सारे PYQ सॉल्व किए हैं. तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है वो लोग जाके वीडियो देख सकते हैं. YouTube पे TCS Academy के चैनल पे अवेलेबल है. अब हम PYQs किस पेपर 1 के सॉल्व कर रहे हैं. पेपर 1 में मिक्स्ड हर सेगमेंट से थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेके हम सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सके क्योंकि अगर JRF क्रैक करना है तो सिर्फ पेपर 2 में नहीं पेपर 1 पे भी हमें फोकस करना पड़ता है. चलिए स्टार्ट करते हैं PYQ से. नाउ लेट्स बिगिन. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज साइक्लिक इन नेचर. बताना है कि कौन सा जो रिसर्च है वो क्या है, साइक्लिक है नेचर में, साइक्लिकल है नेचर में. फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, इवैल्यूएटिव रिसर्च. क्या बताना है, इन ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें बताना है कि कौन सा रिसर्च साइक्लिकल होता है नेचर में. तो हिंदी में देख लेते हैं. निम्न में कौन सा अनुसंधान चक्रीय प्रकृति का होता है. मूलभूत अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, मूल्यांकनात्मक अनुसंधान. ठीक है, तो देखते हैं राइट आंसर क्या होगा. राइट आंसर होगा एक्शन रिसर्च. राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्शन रिसर्च. अब देखते हैं एक्शन रिसर्च क्यों होगा. क्यों, एक्शन रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च POR का क्या होता है, लूप होता है, उसमें साइक्लिकल लूप होता है. दैट इज प्लान, एक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड देन रिसर्च. प्लान, एक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड देन रिसर्च. ठीक है, इसलिए ये साइक्लिकल नेचर में होता है. कंटिन्यूअस एक लूप फॉर्म करता है. कौन सा, एक्शन रिसर्च, जिसमें P क्या है, प्लान, एक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च. ये कंटिन्यूअस लूप में सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं. ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिकल रिसर्च. इसका नेचर क्या है, साइक्लिकल है. एक्शन रिसर्च का नेचर क्या है, साइक्लिकल है. Is it clear to everyone? Now we are moving towards the next question. The question is the issue of research ethics. किसकी बात हो रही है, रिसर्च एथिक्स की. रिसर्च एथिक्स become relevant in which of the following stages of research. ये स्टेजेस दिए हुए हैं रिसर्च के, इसमें से हमें बताना है कि इनमें से जो रिसर्च एथिक्स है वो रेलेवेंट किस स्टेज में हो जाता है. ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं. अनुसंधान नैतिकता का मुद्दा अनुसंधान के किन निम्न में से किस अवस्था में प्रासंगिक होता है. समस्या चयन, परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण और शोध जनसंख्या की परिभाषा. देखते हैं फर्स्ट क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम सिलेक्शन, देन हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसके बाद डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड द लास्ट क्या दिया है, डिफाइनिंग ऑफ रिसर्च पॉपुलेशन. फर्स्ट क्या दिया, प्रॉब्लम सिलेक्शन. जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम किस टॉपिक पे रिसर्च करेंगे, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो फॉर्म करते हैं, तब हम एथिक्स को कंसर्न में नहीं लेते. सेकंड स्टेज क्या है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन. हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि हाँ ये हाइपोथेसिस गलत हो, फिर लास्ट में उसको हम प्रूफ करते हैं. एक स्टेटमेंट ले लेंगे, टेंटेटिव स्टेटमेंट, जो अभी प्रूफ नहीं होता है, तो उसको एट लास्ट हम जाके जब हमारी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है तब हम उसको जाके प्रूफ करते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट था वो सही है या फिर गलत है. ठीक है, तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा. हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते समय भी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, जब हम दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन बताते हैं. दो वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स. हाइपोथेसिस में क्या बताया जाता है, रिलेशन. अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच रिलेशन है तो वो क्या हो जाता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. वेयर एज जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट
वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप नहीं होता उसको नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो इस लेवल पे जो रिसर्च एथिक्स है उसका कोई रोल ही नहीं है, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं, ये तीनों गलत हो गए। वेयर एज जो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है उस पे हमें एथिक्स को ध्यान, रिसर्च एथिक्स जो है उसको ध्यान रखने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा स्टेज आ जाता है जिसमें हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। तो हमें एक स्टेप फॉलो करना होता है एथिक्स को ध्यान में रखते हुए कि हमें इतना ज्यादा भी इंटरप्रेट नहीं करना है डेटा को, या फिर मैनिपुलेशन नहीं करना है कि जिसमें हमारा बाइसनेस शो हो और जो एक्यूरेसी है वो कहीं ना कहीं छिप जाए। तो इसमें इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वन क्या बोल रहा है? डिफाइनिंग ऑफ रिसर्च पॉपुलेशन। जब हम रिसर्च पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं कि हमारा रिसर्च एरिया क्या रहेगा, हम किस पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो इसमें भी रिसर्च एथिक्स ध्यान में देना होता है ताकि हम जो रिस्पोंडेंट है उसकी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? राइट। फोर्थ एंड फिफ्थ क्या हो जाएंगे? राइट ऑप्शन हो जाएंगे। फोर्थ और फिफ्थ राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। एक सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, डेटा एनालिसिस फोर्थ और फिफ्थ, ऑप्शंस में थोड़ा गड़बड़ी है। यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ एंड फिफ्थ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट आंसर। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Identify from the following those features of key behaviors which are contributive to the effectiveness of teaching. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Following those features of key behaviors which are contributive to the effectiveness of teaching. हिंदी में देख लेते हैं। निम्न में से उन प्रमुख व्यवहारों की विशेषताओं की पहचान करें जो शिक्षण की प्रभावशीलता में योगदान देती है। ठीक है, तो देख लेते हैं। लेसन क्लियरिटी, क्वेश्चनिंग, probing, teacher task orientation, engagement in the learning process। वैसे तो सारे पॉइंट रेलेवेंट लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर लेसन क्लियर पढ़ाएगा, क्लियरली लोगों को समझ आएगा, स्टूडेंट्स को टीचर की बातें समझ में आएगी, जो उनके लेसन्स रहते हैं वो क्लियर रहेंगे, तो वो इफेक्टिव टीचिंग को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। क्वेश्चनिंग, स्टूडेंट और टीचर्स के बीच इंटरेक्शन बनाए रखने के लिए क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे टीचर तभी उनका आंसर दे पाएगा। एक डाउट क्लियरिंग सेशन होगा दोनों के बीच, बच्चों के डाउट पता चलेंगे टीचर को, टीचर और उसमें एफर्ट लगाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोबिंग में क्या होता है? क्रिटिकल डिस्कशन होते हैं, क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं। टीचर टास्क ओरिएंटेशन, ये भी रेलिवेंट है। फिर ई वाला क्या बोला? एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, लर्नर्स अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं लर्निंग प्रोसेस में, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स क्या है? सही है, सारे पॉइंट्स सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन क्या पूछा रहा? इफेक्टिव टीचिंग को क्या क्या प्रमोट कर सकता है? लेसन क्लियरिटी, क्वेश्चनिंग, प्रॉबिंग, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। सर ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, ऑप्शंस में थोड़ा डाउट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Which of the following factors contributing to the school learning are termed as social competence? क्या बोल रहा है? Which of the following factors, ये सारे फैक्टर्स दिए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन स्कूल लर्निंग आर टर्म्ड एज सोशल कॉम्पिटेंस। कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोशल लर्निंग को एज अ सोशल कॉम्पिटेंस। ठीक है, सोशल कॉम्पिटेंस क्या होता है? कॉम्पिटेंस ऐसे चीज, ऐसे मतलब क्या, कैसे बोलना चाहिए कि सोशल कंपटीशन मतलब कॉम्पिटेंस सोसाइटी में कैसे हमें इंटरेक्ट करना है, कैसे सोशल सिचुएशन को हैंडल करना है, ये सब जो होता है उसे सोशल कॉम्पिटेंस बोलते हैं, जो हमें सिखाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हिंदी में देख लेते हैं। निम्न में से कौन से विद्यालयीन अधिगम में योगदान देने वाले कारक सामाजिक दक्षता कहलाते हैं? मोटिवेशन,
इंटेलिजेंस, सोशल स्किल्स, फैमिली सपोर्ट, स्पेसिफिक एबिलिटीज ऑफ द लर्नर। तो बताइए सामाजिक सोशल कॉम्पिटेंस में क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो मोटिवेशन आएगा, इंटेलिजेंस नहीं आएगा, सोशल स्किल्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सोशल स्किल्स में एम्पैथी और इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, ये सब सिखाया जाता है। फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब हम पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करते हैं तभी हमें बताया जाता है कि कैसे हमें सोशली फिट होना है। स्पेसिफिक एबिलिटीज ऑफ द लर्नर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? मोटिवेशन, सोशल स्किल्स, फैमिली सपोर्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ACD। राइट आंसर विल बी ACD। ACD राइट आंसर हो जाएगा, ACD। इतना क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? सोशल कॉम्पिटेंस यही होता है कि आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी में और कैसे सोशल सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। ठीक है, इसमें कोई वो रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Next question is, in the spectrum of teaching methods given below, which are considered dialogic। ठीक है, डायलॉजिक मतलब दो या दो से अधिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट। तो फर्स्ट क्या है? लैबोरेटरी वर्क, डेमोन्स्ट्रेशन, ट्यूटोरियल्स, ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट वर्क। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी संवादात्मक मानी जाती है? संवादात्मक मानी जाती है। पहला क्या है? प्रयोगशाला कार्य, सेकंड है प्रदर्शन, थर्ड है ट्यूटोरियल, डी क्या है? फोर्थ समूह चर्चा, और ई क्या है? परियोजना कार्य। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम। C and D ओनली, A and B ओनली, B and C ओनली, एंड D and E ओनली। ठीक है, तो देखिए लेबोरेटरी वर्क में शायद है कि आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं या फिर कम्युनिटी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों। तो लेबोरेटरी वर्क नहीं होगा, डिमॉन्स्ट्रेशन भी नहीं होगा। वेयरएस ट्यूटोरियल्स देखिए और ग्रुप डिस्कशन देखिए। सी और डी ऑप्शन देखिए, ट्यूटोरियल्स और ग्रुप डिस्कशन। ट्यूटोरियल्स में क्या होता है? टीचर रहता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, वो ट्यूटर बन के पढ़ाते हैं सबको, और एक इंटरेक्शन बना रहता है। स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, टीचर आंसर देते हैं, स्टूडेंट आपस में पीयर ग्रुप में इंटरेक्शन करते हैं। ग्रुप डिस्कशन में भी यही होता है कि आप डिस्कस करते हैं एक ग्रुप में, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है टू या मोर देन 2 पर्सन्स का। वेयरएस प्रोजेक्ट वर्क कंपलसरी नहीं होता है कि आप ग्रुप में ही करें, आप इंडिविजुअली भी प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर। राइट आंसर क्या होगा? ट्यूटोरियल एंड ग्रुप डिस्कशन। सी एंड डी विल बी द राइट आंसर। सी और डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी एंड डी। राइट आंसर क्या हो गया? सी एंड डी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या बताना रहता है कि आइदर स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज अ नेटवर्क ऑफ टेक्निक्स pressed into service for realizing instructional objectives। सही है स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी आ गई है उसकी वजह से लोग अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से लर्निंग भी इंक्रीज हुई है, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन भी बढ़ा है। टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहा है टीचिंग लर्निंग को। तो सही है। सेकंड क्या बोल रहा है? कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन कैन रिप्लेस द टीचर if the goal of education is personality development। गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं और टीचर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। टीचर को क्या कर सकते? रिप्लेस नहीं कर सकते, चाहे वो बात पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ही क्यों ना हो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कंप्यूटर एडेड से ज्यादा एक टीचर सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट सेकंड क्या बोला? कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन कैन रिप्लेस द टीचर इफ द गोल ऑफ एजुकेशन इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कंप्यूटर एडेड बस हो ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब वो रिप्लेस करेगा टीचर को ऐसा जरूरी नहीं है। टीचर को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो चलिए ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं।
स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 सही है लेकिन स्टेटमेंट सेकंड क्या है, गलत है। कंप्यूटर कितना भी वास्ट हो जाए, कंप्यूटर एडेड टीचिंग कितनी भी बढ़ जाए, एआई कितना भी डेवलप हो जाए, लेकिन टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विल बी द करेक्ट हायरार्किकल सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग। ये कुछ टाइप्स ऑफ लर्निंग दिए हैं, इनमें से हमें बताना है इनका सीक्वेंस कि किस सीक्वेंस में ये इवॉल्व हुए हैं, ये किस सीक्वेंस में आते हैं ये फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या दिया है, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। बी सेकंड क्या है, साइन लर्निंग। थर्ड क्या है, कॉन्सेप्ट लर्निंग। फोर्थ क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। और फिफ्थ क्या है, रूल लर्निंग। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग करना है हमें, रॉबर्ट गगने टाइप ऑफ, रॉबर्ट गगने टाइप ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग हमें इसे अरेंज करना है। ठीक है, रॉबर्ट गगने के टाइप्स ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग हमें इसे अरेंज करना है। तो चलिए देख लेते हैं। किसके अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है, रॉबर्ट गगनेस टाइप ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, साइन लर्निंग। सबसे पहले क्या आएगा, साइन लर्निंग। साइन लर्निंग के बाद डिस्क्रिमिनेटरी लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉइंट आ जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या आएगा, कॉन्सेप्ट लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन के बाद लोग क्या पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट। देन उसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद रूल लर्निंग। देन फिर फिफ्थ क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। फिफ्थ क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हमारा सही ऑप्शन क्या होगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, साइन लर्निंग, जिसमें हम साइंस के थ्रू लर्न करते हैं, सिंबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो बी वाला हो जाएगा। देन फिर क्या हो जाएगा, साइन लर्निंग के बाद डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में हम डिफरेंशिएट करना सीखते हैं कि क्या चीजें अलग है, क्या अलग है, काला सफेद क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट क्या है, डे नाइट क्या है, ये डिफरेंशिएट करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ए। देन उसके बाद हम क्या सीखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। उसके बाद हम क्या सीखते हैं, रूल सीखते हैं। एट द लास्ट हम क्या सीखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। एट द लास्ट हम क्या सीखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, BACED। BACED फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट, समझ आया। हिंदी वर्जन देख लेते हैं। निम्न प्रकार के अधिगम के लिए सही श्रेणीबद्ध अनुक्रम कौन सा होगा, भेदभाव अधिगम, संकेत अधिगम, संकल्पना अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, नियम अधिगम। तो सबसे पहले क्या आएगा, संकेत अधिगम। देन फिर क्या आएगा, भेदभाव अधिगम, फिर संकल्पना अधिगम, फिर नियम अधिगम, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, समस्या समाधान अधिगम। लास्ट में क्या आ जाएगा, समस्या समाधान अधिगम। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल characteristics in a teacher need nurturing in order to accomplish subjective well-being, leading to effectiveness in motivating and inspiring students of college level education। ठीक है, कॉलेज स्तर की शिक्षा में छात्रों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने में प्रभावशीलता के लिए शिक्षक में निम्न में से कौन सी बौद्धिक विशेषताओं का पोषण आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं।
कॉग्निटिव इंटेलिजेंस रिलेटेड, इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेटेड, सोशल इंटेलिजेंस रिलेटेड, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस रिलेटेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेटेड, ताकि वो अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करे, साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके इमोशंस को भी रिकॉग्नाइज और इन्फ्लुएंस करे। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेटेड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेटेड। राइट आंसर विल बी इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेटेड। इतना क्लियर है? चले मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्यों? क्योंकि बात किसकी हो रही है? वेलबींग लीडिंग टू इफेक्टिवनेस इन मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग स्टूडेंट ऑफ कॉलेज लेवल एजुकेशन। कॉलेज लेवल पे स्टूडेंट, तो दांत मार के नहीं, उनके इमोशंस को समझ के, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, उनके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करके हम कंट्रोल कर सकते हैं उनको। तो क्योंकि किन स्टूडेंट की बात हो रही है? कॉलेज लेवल एजुकेशन की। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है? An open classroom environment marked by sharing and caring by teachers and students in their interchanges will be most helpful for which level of education? टीचर और स्टूडेंट के बीच कैसा रिलेशन है? शेयरिंग केयरिंग वाला, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षक और छात्रों के बीच साझा करने और देखभाल के व्यवहार से चिन्हित एक खुला कक्षा वातावरण, ओपन की बात की जा रही है, क्लोज सिस्टम नहीं, ओपन सिस्टम वातावरण शिक्षण के किस स्तर के लिए सबसे अधिक सहायक होगा? ठीक है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। बताइए, मेमोरी लेवल होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, रिफ्लेक्टिव लेवल होगा, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। तो राइट आंसर विल बी रिफ्लेक्टिव लेवल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिव लेवल, क्योंकि ये क्या होता है? सबसे टॉप होता है हायरार्की में। सबसे पहले कौन सा होता है लेवल ऑफ लर्निंग में? मेमोरी लेवल ऑफ लर्निंग, देन फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसके बाद क्या आ जाता है? रिफ्लेक्टिव लेवल, जहां शेयरिंग एंड केयरिंग टीचर और स्टूडेंट के बीच होती है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी रिफ्लेक्टिव लेवल। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कम्युनिकेशन। ये लिस्ट 1 है, इसको हमें लिस्ट 2 से मैच करना है, मैच द कॉलम से क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। इंट्रापर्सनल, बी ऑप्शन है इंटरपर्सनल, सी है ग्रुप, देन मास। ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? बिटवीन पर्संस, विद इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज नंबर ऑफ अननोन ऑडियंस, विद इन वन सेल्फ। तो इंट्रापर्सनल क्या हो जाएगा? विद इन वन सेल्फ। इंट्रापर्सनल क्या हो जाएगा? विद इन वन सेल्फ। इंटरपर्सनल क्या होगा? बिटवीन पर्सन्स, विद इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज नंबर ऑफ अननोन ऑडियंस। बताइए क्या होगा इंटरपर्सनल? बिटवीन पर्सन्स। ग्रुप क्या होगा? विद इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन? ग्रुप विद इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप वाला होगा। एंड द लास्ट मास वाला क्या होगा? अ लार्ज नंबर ऑफ अननोन ऑडियंस। मास बहुत ज्यादा ऑडियंस, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस जिनको हम जानते नहीं है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं इतने ज्यादा ऑडियंस को हम जाने। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के जो टारगेट ऑडियंस होते हैं वो लोग किस में आएंगे? मास मीडिया पे, मास में। तो मास को हम किसके साथ ले जाएंगे? 3 के साथ। तो राइट आंसर क्या होगा? ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, सी का 3, सॉरी बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3 किस में आ रहा है? 4th वन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफिकेसी ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन लिखित संप्रेषण की प्रभावशीलता निम्न पर निर्भर करती है। ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? लेंदी प्रेजेंटेशन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, एडिटिंग आफ्टर राइटिंग, ब्रेविटी इन सेंटेंसेस, यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, इफेक्टिव यूज ऑफ वर्ड्स। हिंदी में देख लेते हैं।
लंबी प्रस्तुति, जटिल वाक्य संरचना, लेखन के बाद संपादन, वाक्यों की संक्षिप्तता, प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग, शब्दों का प्रभावी उपयोग। ठीक है, देखते हैं। अगर हम लेंदी प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स, अगर स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स रहेगा तो इससे जो रिसीवर है उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, डिफिकल्टी फेस करेगा उसको डिकोडिंग करने में। फिर एडिटिंग आफ्टर राइटिंग, ये बहुत अच्छा है। क्यों? राइट करने के बाद हम जब एडिट कर लेते हैं तो हम अपनी गलतियां इंप्रूव कर लेते हैं, सुधार लेते हैं उसमें अपनी गलतियां जो रहती हैं। राइटिंग, वाइल राइटिंग हम कोई ना कोई मिस्टेक्स करते हैं, उसको हम एडिट करते हैं तो इंप्रूव कर लेते हैं, सुधार लेते हैं। डी नंबर क्या बोल रहा है? ब्रीविटी इन सेंटेंस। क्या होता है? संक्षिप्त हो शब्द, संक्षिप्त मतलब कंसाइज हो, क्लियर हो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट सही है, ये वाला पॉइंट सही है। यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करेंगे तो कई कई बार होता है ऑडियंस को समझ नहीं आता और एक क्या हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है। ठीक है, प्रॉपर फीडबैक नहीं ले पाते हैं, तो ये वाला पॉइंट नहीं होगा। इफेक्टिव यूज ऑफ वर्ड, इफेक्टिव वर्ड यूज करेंगे तब जो ऑडियंस है, जिसे हमें रिसीवर, जो हमारा टारगेट रिसीवर है, टारगेट ऑडियंस है, जिसे हम रिटर्न कम्युनिकेशन प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो अगर वो इफेक्टिव वर्ड से इंप्रेस हो जाएगा, हम अपनी बात उनसे कह लेंगे, अच्छे से समझा लेंगे, तो एफ पॉइंट भी सही हो जाएगा। क्या क्या? सी, डी और एफ पॉइंट सही होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सी, डी, एफ किसमें है? इसमें है, तो सी वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें बताना है कौन दोनों सही है, एक सही है या फिर दोनों गलत है। ठीक है, या फिर दूसरा सही है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? फर्स्ट, पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ क्लासरूम सिचुएशन आर ए बैरियर टू इफेक्टिव इंटरेक्शन। सही है, क्योंकि अगर पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाता है तो स्टूडेंट्स इंटरेक्ट नहीं कर पाते खुल के, टेंशन रहता है, डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो जाता है। तो ये पॉइंट क्या है? सही है। सेकेंड क्या बोल रहा है? इम्पर्सनल कम्युनिकेशन इज इनवेरिएबली कंसीडर्ड द बेस्ट सॉल्यूशन इन अ क्लासरूम एनवायरनमेंट। ये गलत है। क्यों? क्योंकि तो इतना भी फॉर्मल नहीं होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए कम्युनिकेशन, लेकिन थोड़ा बहुत इम्पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब इनफॉर्मल की भी जगह होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है लेकिन स्टेटमेंट सेकंड गलत है। तो राइट आंसर क्या हो, सॉरी ये वाला नहीं होगा, क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। हिंदी में देख लेते हैं। कक्षा स्थिति में व्यक्तित्व संघर्ष प्रभावी संवाद के लिए एक बाधा होते हैं। क्यों? क्योंकि तब अगर डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो जाता है, टेंशन क्रिएट हो जाते हैं, कई बार इस चक्कर में स्टूडेंट टीचर की बात नहीं सुनते। सेकंड क्या स्टेटमेंट है? कक्षा परिवेश में निरपेक्ष संप्रेषण को सदैव सर्वोत्तम समाधान माना जाता है। नहीं, गलत है। ठीक है, हमेशा फॉर्मल कम्युनिकेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं होती। नाउ द क्वेश्चन इज गिवन, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बताना है कि सॉरी असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन दिए हुए है, रीजन दिया हुआ है नीचे, बताना है कि जो असर्शन है उसका रीजन सही एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं है। जब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम बीच में क्या लगाते हैं? बिकॉज। assertion क्या बोल रहा है? इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू मेक स्टूडेंट्स एक्टिव लिसनर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंटरेक्टिव टेक्निक्स। सही है, विभिन्न संवादात्मक तकनीकों की सहायता से छात्रों को सक्रिय श्रोता बनाने शिक्षक की जिम्मेदारी है। बिकॉज इन अ टीचर सेंट्रिक कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स टेंड टू बिकम पैसिव लिसनर्स। ठीक है, इसको सॉल्व करने का ट्राई करिए आप लोग। थोड़ा सा टाइम दे रही हूं मैं, पढ़िए अच्छे से क्वेश्चन को।
देखिए फर्स्ट assertion क्या बोल रहा है, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू मेक स्टूडेंट एक्टिव लिसनर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंटरेक्टिव टेक्निक्स। स्टेटमेंट 1 क्या है, सही है। रीजन क्या बता रहा है, बिकॉज इन अ टीचर सेंट्रिक कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स टेंड टू बी बिकम पैसिव लिसनर्स। स्टेटमेंट तो सही है लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इसमें कोई डाउट, इतना क्लियर हुआ। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Now, the next question is the concept fraction of selection in classroom communication is determined by the expectation of reward limited to. बताइए, efforts needed, reviews needed, peer pressure needed, time lag needed. सॉल्व करने का ट्राई करिए। फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन का मीनिंग क्या होता है, जिसमें स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन में एंगेज होते हैं फॉर द सेक ऑफ रिवॉर्ड, बाय एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफर्ट्स नीडेड। राइट आंसर क्या होगा, एफर्ट्स नीडेड। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, एफर्ट्स नीडेड। एक बार और फिर क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। द कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज डिटरमाइंड बाय द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड रिलेटेड टू। इसके लिए क्या करेंगे, एफर्ट्स नीडेड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन आर। प्रभावी कक्षा संप्रेषण के परिणाम होते हैं। फर्स्ट क्या ऑप्शन क्या है, enhanced expectation of teacher from students, learning as satisfying pursuit। सी क्या बोल रहा है, increased promotional prospects for teachers, enabling students to achieve goals, positive learning outcomes। तो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, enhance expectation of teacher from students। ये वाला पॉइंट सही नहीं है। learning is satisfying pursuit, सीखना एक संतोषजनक प्रयास के रूप में, ये राइट है। सी क्या है, इंक्रीज्ड प्रमोशनल प्रोस्पेक्ट फॉर टीचर, रॉन्ग। इनेबलिंग स्टूडेंट टू अचीव गोल्स, राइट। पॉजिटिव लर्निंग आउटकम्स, राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी डी ई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी डी ई। बी डी ई विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन हिंदी में देख लेते हैं। प्रभावी कक्षा संप्रेषण के परिणाम होते हैं छात्रों से शिक्षक की बढ़ी हुई अपेक्षाएं, गलत। सीखना एक संतोषजनक प्रयास के रूप में, शिक्षकों के लिए पदोन्नति की संभावना बढ़ना, गलत। छात्रों का लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम बनाना, सही। पॉजिटिव लर्निंग, सकारात्मक अधिगम परिणाम, सही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी डी ई। राइट आंसर विल बी बी डी ई, दैट इज फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी डी ई। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें ये ऑथर्स दिए हैं, उनके कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको हमें मैच करना है। एरिस्टोटल का क्या है, स्पीकर सेंटर्ड कम्युनिकेशन। एरिस्टोटल किस बुक से ले जाएंगे हम, स्पीकर सेंटर्ड कम्युनिकेशन। सेनन एंड वीवर का क्या है, टॉप डाउन लीनियर कम्युनिकेशन। सेनन एंड वीवर का क्या है, टॉप डाउन लीनियर कम्युनिकेशन। डेविड वेल्लो का सब जानते होंगे आप, एसएनसीआर मॉडल है। बताइए बिल्बर स्क्रैम का कौन सा मॉडल होगा, सर्कुलर। बिल्बर स्क्रैम का कौन सा मॉडल हो जाएगा, सर्कुलर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। एक बार और देख लेते हैं। एरिस्टोटल को किसके साथ ले जाएंगे हम, स्पीकर सेंटर्ड कम्युनिकेशन के साथ। सेनन एंड वीवर का क्या है, टॉप डाउन लीनियर कम्युनिकेशन। बिल्बर स्क्रैम का क्या है, सर्कुलर कम्युनिकेशन।
और डेबिट वर्लो का क्या है, एसएमसीआर मॉडल, दैट इज सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर मॉडल। एसएमसीआर का फुल फॉर्म क्या है, सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, वन इज लेवल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेवल्ड एज रीजन। ये भी असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। असर्शन क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स इन इंडिया इज इंक्रीजिंग रैपिडली। मोबाइल यूजर्स की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इंडिया में जो मोबाइल यूज करने वालों की संख्या है वो बढ़ रही है, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल इज डिक्रीजिंग। द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल इज डिक्रीजिंग। ऑल्दो ये सही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है, सही है, लेकिन ये फर्स्ट वाले का क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये भी एक फैक्टर माना जा सकते हैं कि मोबाइल के कॉस्ट डिक्रीज हो रहे हैं इसलिए लोग मोबाइल अफोर्ड कर पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, लेकिन ये गलत है। अभी जो टेक्नोलॉजी जिस स्पीड में बढ़ रही है, हमें उसके साथ कंप्लाई मैच करने के लिए अपने आप को डिजिटल इंक्लूजन करने के लिए, ये सब डिजिटल डिवाइड से बचने के लिए, ये सब के लिए इंडिया में मोबाइल यूजर्स की संख्या बढ़ रही है, ताकि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और हम जो मतलब एलपीजी के बाद जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का एरा आ गया है, तो हम ग्लोबल वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए फोन का ज्यादा यूज कर रहे हैं। मोबाइल में हम मोबाइल लगातार यूज करते जा रहे हैं, और जो ओल्डर एज पीपल्स हैं जो पहले फोन यूज नहीं करते थे, वो लोग भी अब यूज करने लग गए हैं। क्यों, ताकि वो डिजिटल डिवाइड के शिकार ना हो। तो ये जो है रीजन दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल इज डिक्रीजिंग। अभी एंड्रॉइड फोन भी सस्ते आने लग गए हैं, तो ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन जो मेन फैक्टर है वो यही है कि डिजिटल डिवाइड के शिकार ना हो और हम स्कीम्स वगैरह का फायदा उठा पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, मोबाइल यूज करने लग गए इंडिया पे ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007 इज। ऑफिस 2007 में माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड दस्तावेज का फाइल एक्सटेंशन क्या है, .docx, .png, .doc, .jpg। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, .docx। राइट आंसर क्या हो जाएगा, .docx। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, IoT का फुल फॉर्म बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन IoT? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेशनल ऑफिस ऑफ टूरिज्म, इंटरनेट ऑफ थिंग, इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द बाइनरी नंबर फॉर डेसिमल नंबर 9? 9 के लिए हमें बाइनरी नंबर बताना है, तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है कि हम क्या करते हैं, 9 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर रहता है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, जो कोसेंट आता है उसको डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, और रिमाइंडर को काउंट करते हैं। 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 कोसेंट आएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। आप 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्वेश्चन क्या आएगा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आया, 0। अब इस 2 को यहाँ ले आएंगे, 2 डिवाइडेड बाय 2, क्वेश्चन कितना आया, 1, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अब इस 1 को यहाँ लाएंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2, क्वेश्चन कितना आया, 1, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, सॉरी क्वेश्चन कितना आया, हाँ 1। जो डिजिट दी रहती है उसको हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते जाते हैं, और जब तक क्वेश्चन हमारा 1 नहीं, इससे छोटा नहीं आ जाता 2 से, तब तक हम उसको डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, और रिमाइंडर को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। हम क्या करते हैं, सब जो नंबर दिए रहता है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, और क्वेश्चन को देखते रहते हैं कि वो कब 2 से छोटा आ जाए। जब 2 से छोटा आ जाता है तो हम डिवाइड करना बंद कर देते हैं, और रिमाइंडर को काउंट करते रहते हैं। तो रिमाइंडर काउंट करिए, 1 0
1 तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1001। ए क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन 1001। इस ये वाला सॉल्व करने का मेथड समझ में आया आप लोगों को? अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे। इसमें यही होता है कि आप जो डिजिट दी रहती है उसको 2 से डिवाइड करते हैं और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक वो 2 से छोटा ना हो जाए, ठीक है, और रिमाइंडर को काउंट करते जाते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन? कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन दैट इज BIOS, also known as BIOS, वो क्या होता है रोम। BIOS का फुल फॉर्म क्या है बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसके स्टार्ट में कौन हेल्प करता है रोम। विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन? जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसका रूटीन रहता है सबसे पहले क्या होता है रोम, रोम में होता है BIOS, रोम मदद करता है उसको। Now the question is identify the correct order of the following computer memories on the basis of increasing memory access time from low to high। सबसे पहले क्या आ जाएगा हिंदी में देख लेते हैं। स्मृति अधिगम समय कम से अधिक के आधार पर निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरी का सही क्रम पहचानिए। रजिस्टर, मुख्य स्मृति, द्वितीयक स्मृति, कैश मेमोरी, सॉरी कैश स्मृति। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा रजिस्टर्स, रजिस्टर्स के बाद क्या आएगा कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के बाद क्या आ जाएगा मेन मेमोरी, देन क्या आएगा सेकेंडरी मेमोरी। ये इजी था, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे इजीली। तो फर्स्ट क्या है A, देन D, B, C। A, D, B, C will be the right option। ऑप्शन में देख लेते हैं A, D, B, C, राइट आंसर क्या हो जाएगा A, D, B, C। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सबसे पहले रजिस्टर्स, देन फिर कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के बाद मेन मेमोरी, मेन मेमोरी के बाद सेकेंडरी मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। Which of the following statement best describe value education? ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि वैल्यू एजुकेशन को कौन अच्छे से डिफाइन करता है। फर्स्ट, इट इज अ कोर्स इन मोरल साइंस। इट टॉक्स अबाउट रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट फॉर वंस ऑन एक्शन रॉन्ग। Students observe and imitate adult behavior, particularly that of their parents. Students investigate and explore their own inner self. It encourages students to fix their place in their life. तो बात किसकी हो रही है वैल्यू एजुकेशन की। ऑप्शन है, आप सभी लोग सॉल्व करने का ट्राई करिए, ठीक है, ट्राई करिए, मैं टाइम दे रही हूं आपको। क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा A, D, E। राइट आंसर क्या होगा A, D, E। ये ऑप्शन क्या बोल रहा है इट इज कोर्स इन मोरल साइंस। डी क्या है स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट एंड एक्सप्लोर देयर ऑन इनर सेल्फ। इट एनकरेज स्टूडेंट टू फिक्स देयर प्लेस इन देयर लाइफ। ये सही हो जाएगा। इट इज कोर्स इन मोरल साइंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा A, D, E। राइट आंसर विल बी A, D, E। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैच करना है स्वयं, स्वयं प्रभा, EPG पाठशाला, ई यंत्र। ठीक है, ये सब क्या है ICT इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, और ये उसके बेनिफिट्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को। तो स्वयं
को हम किसके साथ मैच करेंगे? पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, लिस्ट 1 देख लेते हैं, लिस्ट 2 देख लेते हैं। स्वयं प्रभा, सॉरी, ईपीजी पाठशाला, ई यंत्रा। फर्स्ट क्या बोल रहा है? टू गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन एम्बेडेड सिस्टम, टू गेट फ्री बुक्स एंड करिकुलम बेस्ड ई कंटेंट, to watch high quality educational programs 24/7, to earn credits through online courses। ठीक है, तो स्वयं को किसके साथ मैच करेंगे हम? to earn credits through online courses, स्वयं प्रभा को to watch 24 high quality educational program 24/7। ईपीजी पाठशाला को किसके साथ ले जाएंगे? to get free books and curriculum based e-content। ई यंत्र को किसके साथ ले जाएंगे? टू गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन एम्बेडेड सिस्टम। तो देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा। ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd, डी का 1st। ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd, डी का 1st विल बी द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The next question is Taxila, an Asian center for higher learning in India, was declared as a heritage site by the UNESCO in 1980, 1982, 1984, 1986। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको मेमोराइज ही करना होगा। भारत में प्राचीन उच्च शिक्षा केंद्र तक्षशिला को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? 1980। राइट आंसर विल बी 1980। 1980 विल बी द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, a centrally sponsored scheme aiming at providing strategy funding to eligible state higher education institution, was launched in 2010, 2011, 2012 and 2013। बताइए। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा जो राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण देने की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, किस वर्ष शुरू की गई है? बताइए इसका राइट आंसर। 2010 में, 2011 में, 2012 में, 2013 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2013 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2013 में। ठीक है, राइट आंसर विल बी 2013। सबसे पहले इसको कौन लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब क्या बन गई है वो? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज MHRD, Ministry of Human Resource and Development, Government of India scheme ARIIA stands for Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements, Atal Research Initiative on Innovation and Academics, Academics Ranking of Indian Institution Achievement, Atal Ranking of Indian Institution Achievements। बताइए राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट। फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ खत्म होता है हमारा स्लाइड। सारे जो PYQs है पेपर 1 के मिक्स्ड वाले वो हमने सॉल्व किया। अब वैसे ही इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं ऐसे ही आपके लिए PYQ सीरीज लाते रहूंगी पेपर 1 का। ठीक है, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।